बोलो बेटी, ये नंबर किसका है? पापा आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आइए। क्यों बेटी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? पापा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आपकी नतनी को किसी साई ने अपने वश में कर लिया है। वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। इतना सुनते ही उसके पापा के हाथ से पानी का डिब्बा नीचे गिर जाता है। वह समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करें, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। बेटी रात बहुत हो चुकी है, इस समय कोई गाड़ी मिलना भी मुश्किल है। पापा हमें ये सब कुछ नहीं पता। आपको हर हाल में इस भूत को भगाना ही होगा, नहीं तो मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, मैं किसी भी तरह वहाँ पहुँच रहा हूँ। तब तक तुम उसे कमरे में बंद करके रखो, उसे बाहर भागने मत देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल तो पिंकी बिल्कुल ठीक थी, मेरी छोटी बिटिया को अचानक ये क्या हो गया? ठीक है भाग्यवान, अभी मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, अब बिल्कुल देर मत कीजिए, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े, तुरंत निकल पड़िए। रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाए तो उसी पर बैठ जाइएगा। ठीक है भाग्यवान, मेरा तांत्रिक विद्या का झोला तुरंत घर से ले आओ, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी पत्नी जल्दी से घर के भीतर जाती है और थोड़ी ही देर में उस तांत्रिक विद्या का झोला लेकर बाहर लौट आती है। यह लीजिए झोला, ध्यान से जाइएगा, मौसम भी बहुत बिगड़ता जा रहा है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अपनी नतनी को किसी भी हाल में कुछ भी होने नहीं दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। बिना देर किए कालिदास झोला लेकर वहां से निकल जाता है। कालिदास के घर से निकलते ही अचानक तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। इस तूफान को देखकर लगता है मानो इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से बादल बार बार गरज रहे होते हैं। फिर भी कालिदास बिना एक पल रुके काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। कालिदास पेशे से एक ओझा है जो किसी भी प्रकार के भूत को आसानी से काबू में कर लेता है। उसे वह सभी तांत्रिक विद्याएं आती हैं जिनकी मदद से वह सबसे खतरनाक से भी खतरनाक भूत को भी पल भर में पकड़ सकता है। लगता है आज इस रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली है। रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है। अगर कोई गाड़ी मिल जाती तो मैं जल्दी अपनी बिटिया के पास पहुंच जाता। कालिदास की ये बातें मानो ऊपर वाले ने सुन लिया हो। तभी अचानक उनके पीछे से किसी टेम्पू के इंजन की तेज आवाज सुनाई पड़ती है। सुनसान रास्ते में वह आवाज मानो उम्मीद की एक किरण बनकर गूंज उठती है। कालिदास सुनसान रास्ते के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। टेम्पू अपनी रफ्तार कम करते करते आखिरकार कालिदास के ठीक सामने आकर रुक जाती है। अरे ओ काका, मरना है क्या? मेरी गाड़ी के सामने से हटो। ड्राइवर जब उसे ध्यान से देखता है तो तुरंत पहचान लेता है। अरे यह तो ओझा बाबा हैं। इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? अरे कालिदास बाबा, इतनी गहरी रात और इस आंधी तूफान में आप बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए? अरे रघु, तुम सही समय पर मिले हो। जल्दी मुझे बैठाकर लेकर चलो, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बाबा, पूरे दिन गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गया हूं। अब मैं सीधे घर जाने वाला था। रघु, ये क्या कह रहे हो? ऐसे समय में अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम मुझसे 2 गुना पैसा ले लेना, लेकिन अभी तुरंत मुझे वहां पहुंचा दो, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। उससे पहले मैं घर पर फोन करके बता देता हूं कि आज रात आने में देर हो सकती है। रघु, तुम रास्ते में कॉल करके बता देना, लेकिन अभी बिना देर किए चलो। ठीक है, बैठिए। लेकिन जाना कहाँ है बाबा? ये तो आपने बताया ही नहीं। यहां से आगे 2 गांव पार करने के बाद जो तीसरा गांव आएगा वहीं मेरी बेटी का ससुराल है। उसी गांव में मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। अच्छा, कनिका बिटिया के यहाँ जाना है। ठीक है बाबा, आप जल्दी से बैठ जाइए।
जैसे ही कालिदास तांत्रिक बाबा टेम्पू में बैठते हैं, रघु बिना देर किए इंजन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही रघु टेम्पू स्टार्ट करता है, वह बिना एक पल रुके उसे तेजी से आगे बढ़ा देता है। आसमान में बादल लगातार गरज रहे हैं, जैसे बारिश भी जिद पर अड़ी हो कि आज की रात किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं। हेलो। अरे कहाँ हो? अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? जरा मौसम तो देखिए कितना बिगड़ रहा है। लगता है बारिश होने वाली है। तुम जरा भी चिंता मत करो, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम समय पर खाना खा लेना और दरवाजा अच्छे से बंद करके आराम से सो जाना। मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी फिर से कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब फोन रखता हूं। कुछ ही देर में ड्राइवर साहब घर पर कॉल करके बता देता है कि आज उन्हें घर आने में देर हो जाएगी। ये लो, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। इस सुनसान रास्ते के साथ साथ अब हमें बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। अरे रघु, किसी भी हालत में रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लगातार चलते रहना है। अरे कालिदास बाबा, आप चिंता मत कीजिए, यह टेम्पू नहीं रुकेगा। वैसे बाबा, इतनी रात को क्या काम पर गई जो इतनी जल्दी में जा रहे हैं? समस्या समय देखकर नहीं आती रघु, वह कभी भी अचानक आ खड़ी होती है। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, तभी अचानक मेरी बिटिया का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में बताया कि मेरी बेटी को किसी बुरी छाया ने अपने वश में कर लिया है और वह अजीब सा व्यवहार कर रही है। यही सुनकर मुझे तुरंत घर से चलना पड़ा। अच्छा, तो छोटी बिटिया को किसी भूत ने पकड़ लिया है। लगता है उस भूत को यह जरा भी अंदाजा नहीं कि उसका नाना कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि तांत्रिक ओझा है। मुझे तो ऐसा लगता है कालिदास बाबा, वह भूत आपका ही कोई पुराना दुश्मन होगा। शायद आपसे बदला लेने के लिए ही उसने मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाया है। पता नहीं रघु, वहां पहुंचकर अपनी आंखों से देखने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कालिदास और रघु बातचीत करते हुए इस मूसलाधार बारिश को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, इतना गहरा कि दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बारिश पूरी तरह रुक जाती है और आसमान में बिजली की गर्जना भी बंद हो जाती है। देखो, बारिश भी थम गई। हाँ रघु, बारिश भी अब रुक गई है। अब हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा जल्दी चलाना होगा। रास्ता भी अभी सुरक्षित है। हाँ कालिदास बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी अब थोड़ा तेजी से खींचता हूँ। जैसे ही रघु गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है, कुछ ही घंटों में वे कनिका के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही रघु धीरे धीरे गाड़ी को रोक देता है। और दोनों टेम्पू से बाहर उतर जाते हैं। रघु, तुम तब तक यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है कालिदास बाबा, आप जल्दी जाइए। वैसे भी मैं भूत से बहुत डरता हूँ। मैं तब तक यहीं आपका इंतजार करता हूँ। कालिदास बाबा बिना समय गंवाए वहां से तेज कदमों से निकल पड़ते हैं और उधर रघु टेम्पू बंद करके अकेला ही उसमें बैठा रहता है। अरे बेटी, दरवाजा खोलो, मैं पहुंच गया हूं। दरवाजा खोलो बेटी। काफी देर तक गरजने के बाद अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है।
अरे पापा, आप यहाँ इतनी रात को? ये क्या कह रही हो बेटी? तुमने ही तो मुझे फोन करके कहा था कि तुम्हारी नातिन को किसी साय ने पकड़ लिया है। ये क्या कह रहे हैं पापा? मैंने कब आपको फोन किया? आपकी नतनी तो सो रही है। अगर तुमने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? कॉल पर आवाज तो तुम्हारी ही थी। तुम रो रो कर कह रही थी कि पापा आपकी नतनी को किसी साय ने पकड़ लिया है। अगर आप नहीं आओगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी तेज बारिश में भी यहाँ चला आया। अच्छा ये सब छोड़िए पापा, ये बताइए किस नंबर से कॉल आया था? शायद कोई नया नंबर था बेटी। हड़बड़ी में मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल करके भी चेक नहीं किया। लगता है पापा किसी और ने आपको फोन करके मजाक किया है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आवाज मेरी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? खैर ये सब छोड़िए पापा, आइए घर के अंदर चलिए। अब आप कल ही घर जाइएगा। नहीं बेटी, तुम अंदर जाओ, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक टेम्पू वाला भी है। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। कालिदास इतना कहकर वहां से मुड़ जाता है। चलते चलते उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, आखिर उसे कॉल किसने किया था? रघु, टेम्पू स्टार्ट करो, अब हमें घर के लिए निकलना है। अरे कालिदास बाबा, आप तो इतनी जल्दी लौट आए। क्या हमारी छोटी बिटिया ठीक हो गई? रघु गाड़ी स्टार्ट करो, रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। कालिदास ज्यादा कुछ नहीं कहता, वह बस रघु से गाड़ी स्टार्ट करने को कह देता है। ड्राइवर भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप टेम्पो स्टार्ट करता है और वहां से निकल पड़ता है। कालिदास बाबा, अब बताइए उस भूत का क्या हुआ? क्या आपने उसे किसी बोतल में कैद कर लिया या वहीं उसका अंत कर दिए? नहीं रघु, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेटी ने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई कालिदास बाबा? आप बोल रहे थे कि मेरी नतनी को किसी साया ने पकड़ लिया है, और अभी आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटी ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा बाबा कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी बेटी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा रघु कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो घर पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से निकल पड़ा, यह सोचकर कि कहीं मेरी नतनी को कुछ हो ना जाए। कालिदास के मन में यह सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर उसे कॉल किसने किया? वह पूरे ध्यान से सोचता रहा कि उसके साथ यह मजाक किसने किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। ड्राइवर भी मन ही मन सोच रहा था, लगता है मैं इस बाबा के चक्कर में फंस गया हूं, यह मुझे गोल गोल घुमा रहा है। कुछ देर चलने के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी को धीरे धीरे रोक देता है। बाबा, मुझे थोड़ा हल्का होना है, इसलिए मैं गाड़ी रोक रहा हूं। आप भी अब अपने आप को आराम दीजिए और हल्का हो जाइए। ठीक है रघु। अपने हाथों से मौत के हवाले करने वाला था, उसे तुमने बचा लिया। तुमने मेरे सालों पुराने बदले के बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और उसके हाथ में ताबीज बांध दिया। सुन लो, अगर तुमने वह ताबीज नहीं हटाया तो अगली बार जो कॉल आएगा उसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। आखिर उस मुखिया के बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया था कि तुम इतना भयानक बदला लेना चाहती हो? उस मुखिया के बेटे ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। उसके सभी दोस्तों ने मिलकर मुझे जिंदा जमीन में दफना दिया। मैंने उसके हर दोस्तों से अपना बदला ले लिया है। अब बस वही आखिरी बचा है, और इस बार मेरे रास्ते में तुम खड़े हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना भयानक हादसा हुआ है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कल अमावस्या की रात है। कल मुखिया का बेटा आखिरी बार मेरे पास आएगा। उसी समय मैं उसे नकली ताबीज दे दूंगा और किसी बहाने से असली ताबीज अपने पास रख लूंगा। उसके बाद तुम उससे अपना बदला ले लेना। तुम मेरा साथ दोगे काली? याद रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे मन की हर चाल समझ सकती हूँ। अमावस्या की रात ही उसका अंत तय होगा। जैसे उसने मुझे अंधेरी मिट्टी में दफनाया था, वैसे ही मैं उसे उसके पापों के अंधेरे में धकेल दूंगी।
उस रात न ताबीज काम आएगा न कोई मंत्र, सिर्फ मेरा इंतकाम पूरा होगा। इतना कहकर वह आत्मा धुएं की तरह हवा में घुल जाती है। कालिदास बिना रुके वहां से निकल पड़ता है। कई घंटों बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। ड्राइवर भी उससे 2 गुना पैसा लेकर वहां से वापस चला जाता है। कालिदास की पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देख रही होती है। क्या हुआ जी? हमारी नतनी ठीक तो है ना? हाँ, अभी तो सब ठीक है, लेकिन बात उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। सीधे सीधे बताइए, आखिर हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नहीं भाग्यवान, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर बहुत खुशी हुई जी। आइए अंदर चलिए और कुछ खाना खा लीजिए। ठीक है, चलो। अगली अमावस्या की काली रात में कालिदास बाबा पूरी तरह से तैयार बैठा था। उसके सामने जमीन पर लाल रंग का घेरा बना हुआ था। उस घेरे के बीच एक कटे हुए सिर का कंकाल रखा था, जिसकी खोखली आंखों के भीतर आग धधक रही थी, मानो उसमें कोई भयावह शक्ति जाग उठी हो। कालिदास बाबा आंखें बंद किए मन ही मन मंत्र जप रहा था। बैठ जाओ बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। वह अब भी तुम्हारे सपनों में आती है ना? इसलिए वह पुराना ताबीज यहां रख दो और यह नया ताबीज अपने हाथ में बांध लो, फिर बिना पीछे मुड़े सीधे वापस चले जाना। ये क्या बाबा, आपको तो सब कुछ पता है कि मेरे सपनों में कौन आया था। ठीक है बाबा, मैं यह ताबीज अपने हाथ में बांध लेता हूँ और बिना पीछे मुड़े यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर मुखिया का बेटा ताबीज अपने हाथ में बांध लेता है और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है। जैसे ही मुखिया का बेटा उस ओझा के घर से दूर होता है, एक रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। रोशनी के प्रवेश करते ही उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। क्रोधित आत्मा उसके शरीर की सभी हड्डियां तोड़ देती है और वह धराम से नीचे गिर जाता है। और वह आत्मा अपना मकसद पूरा करके वहां से चली